बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टीपीएस क्लासेस। तो आज जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ आईबीएफएस जो सब्जेक्ट है उसकी सीरीज़ जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जिसमें 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज चौथा लेक्चर हम लोग चालू करेंगे जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 का जो नाम है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज के पार्ट 2 के बारे में हम इसमें यूनिट 4 में हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है उसमें है कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रिसेंट ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस इन बैंकिंग सेक्टर। मतलब बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या इनोवेशंस आए हैं, रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज यूनिट 4 में। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कि बेसिक्स में पहले हमें पता ही है कि बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। जिससे पहले के ट्रेडिशनल जो बैंक्स होते थे वो क्या क्या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करते थे, सर्विसेज ऑफर करते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कि जैसे डिपॉजिट लेना देना, फिर लोन्स प्रोवाइड करना हमें, पेमेंट सर्विसेज, अदर सर्विसेज लाइक लॉकर फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट एक्सेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ें बैंक्स हमें ट्रेडिशनली प्रोवाइड करती थी। डिपॉजिट्स के हमें पता ही है कि सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट इंडिविजुअल के लिए, फिर बिजनेस के लिए सेव करने के लिए, पैसे मैनेज करने के लिए डिपॉजिट का काम होता था। बैंक्स प्रोवाइड करती थी। फिर लोन्स प्रोवाइड करती थी, पर्सनल लोन, होम लोन्स, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ टाइप के लोन्स प्रोवाइड करती है। उसके अलावा फिर पेमेंट सर्विसेज, कहीं पे हमें पेमेंट करनी है तो भी बैंक के थ्रू हम कर सकते थे, लाइक चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एनईएफटी, और काफ़ी सारे डेबिट कार्ड हैं इन सब के थ्रू। और अदर सर्विसेज जैसे हमने पढ़ाई कि लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट एक्सेट्रा, काफ़ी सारे ट्रेडिशनली बैंक हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी। लेकिन आज रिसेंट ट्रेंड्स क्या हो गए, रिसेंट ट्रेंड्स इन बैंकिंग सेक्टर क्या क्या है। द बैंकिंग सेक्टर इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन driven by technology changing customers expectation and increased competition from fintechs। फिनटेक के थ्रू बहुत अच्छा कंपटीशन इन्हें मिल गया, इंक्रीज़ हो गया। जिसमें पहला जो डिजिटाइजेशन हो गया बैंकिंग का, जैसे हमें पता है कि हम सबके हाथ में ही आजकल फ़ोन में ही हमारा पूरा बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल है, शिफ्टिंग फ्रॉम फिजिकल ब्रांचेस टू ऑनलाइन एंड मोबाइल प्लेटफॉर्म। हमारे जैसे अगर एसबीआई का देखें तो यूनो करके एक उसका वेबसाइट ऐप बनाया है उन्होंने। वो हमारे फ़ोन में ही बैठे बैठे हम अपना अकाउंट खोल सकते हैं, अपनी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी अवेलेबल, सारी चीज़ अवेलेबल ऑनलाइन ही है हमारे पास आज, हमारे फ़ोन में अवेलेबल है हाथ में। कस्टमर्स प्रेफर मैनेजिंग अकाउंट्स, मेकिंग पेमेंट्स एंड इवन पेइंग फॉर लोन्स थ्रू ऐप्स एंड वेबसाइट। हम आजकल वेबसाइट के ऊपर पेमेंट कर लेते हैं ईजिली, बिना कहीं गए अप्लाई लोन के लिए अप्लाई कर पाते हैं ऐप्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारे पे कि कन्वीनियंस बढ़ी हमारे लिए, पीपल्स के लिए। फिर 24/7 एक्सेसिबिलिटी है, बैंकिंग में हमें जाना नहीं है, हमें जब चाहे तब पेमेंट कर सकते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो गई बैंक्स के लिए, क्योंकि बैंक को हर जगह ब्रांचेस खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक रिमोट में खोल लिया, उससे बहुत सारी चीज़ें नीड फुलफिल हो गई। ऑनलाइन बैठे बैठे वो अकाउंट्स खोल सकती है, हर जगह एटीएम की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने डिजिटाइजेशन हो गया बैंकिंग सेक्टर का, तो बहुत हेल्प हो गई। उसके अलावा फिर हाइपर पर्सनलाइजेशन हो गया। क्या मतलब है पर्सनलाइजेशन का, कि सबके पास एक पर्सनल एडवाइज़र हो गया, कि उसको कैसे फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, एआई के थ्रू प्रोडक्ट उनके हिसाब से टेलर हो जाते हैं। मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट्स उनको अवेलेबल चाहिए, सर्विसेज क्या चाहिए इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए, सबके लिए बहुत इजी हो गया। उसके बाद जब हम लोग जानते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट ये है कि कस्टमर के सर्विसेज में सर्विस एनहेंस हुई है, कस्टमर का रिटेंशन पीरियड बढ़ा है, इम्प्रूव हुआ है, क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं, हमें पता ही है। उसके बाद आता है कि ओपन बैंकिंग एंड एपीआई इंटीग्रेशन। एपीआई इंटीग्रेशन का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब ये है कि कोई एक थर्ड पार्टी जो फिनटेक है, लाइक पेटीएम हो गया, फिर फ़ोनपे हो गया, उनमें जा कर के काम करना अपना, उनके थ्रू एक थर्ड पार्टी को अपना कस्टमर से कंसेंट दे करके वो काम कराते हैं। उसके बाद जो उसमें इम्पैक्ट होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, नए नए इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ गए हैं। हम बैठे बैठे ही अपना बहुत सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन बैठे बैठे हम कहीं भी पेमेंट करना चाहें, कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा सीमलेस इंटीग्रेशन है विद अदर प्लेटफॉर्म्स एंड इंक्रीज कंपटीशन, कोलैबोरेशन, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, हमें पता है। फिर एम्बेडेड फाइनेंस एम्बेडेड मतलब हेल्प हुआ है फाइनेंस में, इंटीग्रेटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज डायरेक्टली इनटू नॉन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म एंड एवरीडे लाइफ। जैसे पेटीएम ने किसके साथ टाइप कर लिया, तो हम जैसे IRCTC है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, उन सब के ऊपर जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे
अभी हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया कि बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन आ चुका है, अमेज़न में हम देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें फाइनेंस ऐसी ऐसी जगह पे इन्वेट कर दिया गया, लाइक सर्विसेज दे दी गई हैं जहाँ पे उनकी हमने किसी ने सोचा नहीं था। लाइक अगर कार बाय करने जाते हैं तो हमारे पास उस टाइम भी ये ऑफ़र रहता है कि बाय नाउ पे लेटर, या फिर इंश्योरेंस ऑफर हो जाते हैं तुरंत में। लोन सिमलेसली इंटीग्रेट हो गया है मैंने सॉफ्टवेयर के साथ ही, जब चाहे आप लोन्स उठा सकते हैं, बहुत ईजी हो गया है, मतलब एग्जांपल कहने का मतलब है। उसके बाद आता है इम्पैक्ट क्या पड़ा है इसका, इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, कन्वीनियंस फॉर कस्टमर्स, न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉर बिजनेस, बिजनेस के पास न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ गई। जैसे पेटीएम पे अगर हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो 1 या 2 रुपये चार्ज काटता है अपना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रेवेन्यू स्ट्रीम्स उन लोगों ने जनरेट करी हैं। उसके बाद जो फोकस है ESG का मतलब होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। जो ट्रेंड है उसका फोकस ESG पे पड़ गया, जैसे कि बैंक्स इंक्रीजिंगली कंसिडरिंग एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट इन देयर लीडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑफरिंग ग्रीन लोन्स, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। बेसिकली यहाँ पे बताया जाए कि ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, लाए गए हैं, जहाँ पे हम जो ऐसे लोग हैं जो थोड़ा कॉन्शियस हैं ये नेचर के प्रति या फिर सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के लिए अट्रैक्ट होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें लाएंगे। जैसे ग्रीन लोन्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो पर क्या पड़ा है कि ड्राइव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अट्रैक्ट सोशल कॉन्शियस इन्वेस्टर्स, इम्प्रूव कॉर्पोरेट रेपुटेशन जो है कॉर्पोरेट की वो भी बढ़ती है इससे। उसके अलावा फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट है वो है साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। फ्रॉड प्रिवेंशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सब चीज़ डिजिटाइज हो गया है। इसी कारण जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी बहुत नीड पड़ गई है, क्योंकि एडवांस अब लोग भी हो गए हैं फ्रॉड करने में। तो उनके फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम भी चाहिए, ऑफन AI पावर्ड ही होते हैं ये, क्योंकि AI एक हेल्प हो जाता है, एक असिस्टेंट की तरह काम करता है आपके लिए। फिर इम्पैक्ट क्या है, प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स डेटा, कस्टमर के डेटा को प्रोटेक्ट करना, या मेंटेनिंग ट्रस्ट, मिनिमाइजिंग फाइनेंशियल लॉसेस फ्रॉम साइबर अटैक से लॉसेस को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा अच्छा खासा इनोवेशन हुआ है, हमें पता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल जो एप्लीकेशंस है वो ये है कि ChatGPT, या फिर जैसे चैटबॉट्स होते हैं कस्टमर सर्विसेज के लिए, चैटबॉट्स अवेल कर दिए गए हैं। जब भी हम कुछ भी कस्टमर सर्विस से बात करते हैं तो पहले चैटबॉट्स आते हैं कि हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसे करके पूछते हैं, वो हमें पता है, हमने देखा है कई बार। फिर फ्रॉड डिटेक्शन होता है, क्रेडिट स्कोरिंग में हेल्प करती है AI मशीन लर्निंग जो है। पर्सनलाइज प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में किस व्यक्ति को किस टाइप की नीड है एक प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से टेलर करना उसका। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, क्योंकि एक मार्केट ट्रेंड के हिसाब से वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि इसके बाद क्या होगा, इसका बेनिफिट्स क्या है। ऑटोमेशन ऑफ एफिशिएंसी, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेजरली चीज़ें जैसे प्रोडक्शन है वो सब AI ने कर रखा है। तो अब डिसीजन मेकिंग हमारे लिए ऐसे ही हो गया, ईजी इसलिए हो गया क्योंकि हमें अब डिसीजन तुरंत निकालने में एनालाइज नहीं करना है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये इसका ये ऐसा हो सकता है। तो हमें समझ में आ चुका है डिसीजन ये इनहेंस कैसे हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ चुकी है अभी मार्केट में। जैसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होता है, फास्टर एंड चीपर ट्रेड फाइनेंस, सिक्योर रिकॉर्ड कीपिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब तुरंत की तुरंत हम लोग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी इजीली कर सकते हैं ऑनलाइन ही। हम यहाँ से बाहर बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति को आउटसाइड इंडिया भी पेमेंट कर लेते हैं, तुरंत वहाँ से आ भी जाता है, कुछ सेकंड का काम है। फिर बेनिफिट क्या है, इनहेंस सिक्योरिटी बढ़ रही है, इससे ट्रांसपेरेंसी भी है कि बीच में कोई आपके एक थर्ड या सेकंड पार्टी नहीं आ रही है, आप डायरेक्टली जिससे बात करना है, जिससे को पेमेंट करना है वो उससे कर रहे हैं। रिड्यूस इंटरमीडिएट्स, वही बताया कि इंटरमीडिएट्स कम हुए हैं, ट्रांजेक्शन फास्ट हुए हैं, बहुत हेल्प हुई है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हो गया कि बैंकिंग एप्लीकेशन को जो है वो होस्ट करने में काम करता है। डेटा जो है वो क्लाउड पे ही सेव कर दिया जाता है, क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर। ये असल क्लाउड की बात नहीं है, यहाँ पे एक जैसे ऑनलाइन एक नेटवर्क बना दिया गया है इंटरनेट पे, तो उसी में जो क्लाउड्स होते हैं वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टोर कर दिया जाता है, डेटा स्टोर रहता है। इसके बेनिफिट्स क्या होता है, स्केलेबिलिटी ईजिली हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, IT कॉस्ट कम होता है, फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यू सर्विसेज का ईजिली डिप्लॉयमेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बिग डेटा एनालिटिक्स। बड़े बड़े डेटा को इजीली एनालिसिस करने में आसान रहता है। एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट ऑफ कस्टमर डेटा टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, प्रिडिक्ट नीड्स एंड आइडेंटिफाई रिस्क आइडेंटिफाई करने में भी आसान हो गया है। बेटर रिस्क मैनेजमेंट, टारगेटेड मार्केटिंग, इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया गया है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन क्या है, फिंगरप्रिंट के थ्रू हम लोग अभी पेमेंट कर लेते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन हो गया है, वॉइस रिकॉग्निशन फॉर सिक्योर लॉगिन एंड ट्रांजेक्शन ऑथराइजेशन।
बताया जा रहा है कि जैसे अभी बायोमेट्रिक्स के थ्रू जैसे हमारी फिंगर्स सबकी डिफरेंट होती हैं, यहाँ फेस का स्ट्रक्चर अलग है, बोलने का तरीका, वॉइस रिकॉग्निशन कर लिया है ताकि सिक्योर हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर रहे। एनहेंस बेनिफिट क्या, एनहांस सिक्योरिटी, कन्वीनियंस एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन पासवर्ड। पासवर्ड के ऊपर किसी को पता चल गया चेंज दिक्कत आ सकती है, तो फेशियल रिकॉग्निशन या फिर फिंगरप्रिंट नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, तो उसके बारे में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में बताया गया। फिर आता है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए। इसका एप्लीकेशन ये है कि ऑटोमेटिक रिपीटेशन रूल बेस्ड टास्क लाइक डेटा एंट्री, रिपोर्ट जनरेशन एंड रिकॉन्सिलेशन, जो कि बार बार एक ही चीज़ को प्रोसेस मैनेज करना है, मतलब बार बार एक ही चीज़ को रूल बेस्ड टास्क बने हुए हैं, रिपीटेटिव टास्क जो है उनको व्यक्ति को लगाने से कॉस्ट बढ़ती है हमारी बिजनेस की, तो उसके लिए भी डेटा एंट्री के लिए भी रोबोट्स को डिज़ाइन कर दिया गया है। रोबोटिक प्रोसेस हो गया पूरा का पूरा। इसका बेनिफिट क्या होगा, इंक्रीज इफिशिएंसी। ह्यूमन तो गलती कर भी सकता है, रोबोट क्या गलती करेगा, रोबोट एज इट इज़ कॉपी या पेस्ट करेगा, तो रिड्यूस एरर, इफिशिएंसी बढ़ी, एरर कम हुए हैं, फ्रीइंग अप ह्यूमन रिसोर्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। जो इन ह्यूमंस मोर कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकते हैं उनके लिए ह्यूमंस को फ्री किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। फिर न्यू बैंक्स, डिजिटल ओनली बैंक्स, यहाँ पे है कि खाली जो ऑनलाइन ही बैंकिंग सेक्टर है, जो इवन रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करता, उनके बारे में बताया गया है। डिजिटल ओनली बैंक्स, इनोवेशन क्या है कि बैंक ऑपरेट्स इंटायरली ऑनलाइन विदाउट फिजिकल ब्रांच, ऑफन ऑफरिंग हाईली इंट्यूटिव मोबाइल एप्स एंड नीड्स सर्विसेज। बेनिफिट क्या है, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट लोअर क्या है, होगी ही नहीं उनके पास, खाली जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है उनके अलावा उनके पास कोई ऑफलाइन ब्रांचेस नहीं होने का उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत गिर गई है। फास्टर सर्विसेज बहुत तुरंत फास्ट होती हैं, कोई फाइल्स मैनेज करने का ज़रूरत नहीं, सब ऑनलाइन होता है, सब फ़ोन के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू काम हो रहा है। जैसे कि आजकल एक फैम पे करके ऐप है, आप एप्लीकेशन आप लोग जानते हो तो उनके बारे में देख सकते हैं कि वो लोग भी यही करते हैं, वो लोग को डिजिटल ही है और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है उनके लिए, बता एग्जांपल दिया जा रहा है। फिर अगला है कि एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेट कंपनीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, that is primarily engaged in the business of loans and advances, acquisition of stocks, shares, bonds, debentures, securities issued by government or local authority, or other marketable securities or of a like nature, leasing, hire, purchase, insurance, business, cheat business. However, does not include any institution whose principal business is agriculture activity. यहाँ पे बताया गया कि एक ऐसी कंपनी जो डिज़ाइन करी गई है जो फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, बैंकिंग के सेक्टर में नहीं है लेकिन वो फाइनेंशियल कंपनी है, और वो क्या करती है कि बिज़नेस को लोन देने, लोन एडवांस लेने में, फिर शेयर्स खरीदने बेचने में हेल्प कराती है, फिर किसके, तो गवर्नमेंट के शेयर्स बेचने खरीदने में या फिर लोगों अथॉरिटी के शेयर्स की डीलिंग्स करने में हेल्प करती है। बट इसमें खाली वो लोग इंक्लूड नहीं है, इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ये लोग का कोई कनेक्शन नहीं है। एनबीएफसी या फिर उसके अलावा फिर है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स अदर दैन सिक्योरिटीज़ और प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटीज़ एंड सर्विसेज एंड सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो की पॉइंट इसमें आता है वो है कि एनबीएफसीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट आर नॉट बैंक्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बैंक्स नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हेल्प करती हैं लोगों को कंप्लीट करने में अपना काम। तो अब हम पढ़ते हैं कि एनबीएफसी और कमर्शियल बैंक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो की पहला जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आता है फीचर्स और कमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसी। पहला फीचर जो है वो है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, जिसमें क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स का काम ही है कि जैसे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, सेविंग करेंट अकाउंट फ्रॉम पब्लिक से वो लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जबकि एनबीएफसी का काम ये नहीं है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट लाइक एफडीज फ्रॉम पब्लिक बट नॉट ऑल एनबीएफसीज आर ऑथराइज टू डू सो। इसमें भी है कि कुछ टाइप्स के एनबीएफसी एफडी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट कुछ टाइप के एनबीएफसी एफडी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो डिमांड डिपॉजिट लाइक जो सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट है वो सब एक्सेप्ट करना उनको अलाउड नहीं है, वो खाली कॉमर्शियल बैंक्स के लिए अलाउड है। फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एग्जांपल इशू चेक, ऑफर्स, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी। कॉमर्शियल बैंक्स क्या क्या काम हेल्प करती है वो लोग कि पेमेंट करने में वो लोग हेल्प करती है, लाइक सेटलमेंट सिस्टम है उनके पास, यूपीआई हम लोग जो अभी ऑनलाइन करते हैं या फिर चेक के थ्रू करते हैं। बट जो एनबीएफसी है आर नॉट पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, कैन नॉट इशू चेक, ड्रॉन और
देमसेल्फ, मतलब एनबीएफसी ये चेक या फिर पेमेंट ये लोग के थ्रू नहीं होता। पेमेंट का काम है तो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक है उनमें डिपॉजिट इंश्योरेंस की गारंटी सर्टेन क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट तक वो लोग इंश्योर करते हैं कि आपका जो पेमेंट डिपॉजिट है वो इंश्योर रहता है, जबकि NBFCs आर नॉट इंश्योर्ड बाय DICGC। ठीक है, उसमें उनमें जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो उनके थ्रू ये सिक्योर नहीं रहते। फिर अगला आता है कि CRAR या फिर SLR या CRR, इन सब का मतलब है कि एक जो रेशियो होता है, रेट होता है, उनके बारे में बात किया गया। जैसे सब्जेक्ट टू कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो का काम होता है कि जैसे कंपनीज के बैंक्स क्या करती हैं, बैंक्स के पास एक RBI ने उनको गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको इतना कैश अपने पास हमेशा के लिए रिजर्व में रखना है, और वो कैश आप आगे यूज़ नहीं कर सकते, अपने क्रेडिट बढ़ाने के लिए काम में नहीं ला सकते उन कैश को, वो कैश आपके पास हमेशा रिजर्व में होना चाहिए। दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसका भी काम वही होता है। CRR मतलब ये कैश आपके पास होना चाहिए ताकि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सको। और दूसरा ऐसा SLR का होता है कि आपके पास कैश इतना होना चाहिए कि आपके पास लिक्विडिटी मेंटेन रहे, आगे लिक्विडिटी ऐसा नहीं हो कि आपके पास पैसे ही खत्म हो गए, कोई डिमांड के लिए आ रहा है, अपने पैसे निकालने के लिए तो आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो कैपिटल, और थर्ड है कि कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, कैपिटल जो है आपके उसका जो रिस्क है उसके हिसाब से वेट और एसेट होना चाहिए आपके पास, इतना रेशियो मेंटेन करना होता है। जबकि NBFCs में सब्जेक्ट टू CRR बट नॉट CRR और SLR। NBFC जो CRAR को एक्सेप्ट करना पड़ता है उनको, बट CRR और SLR को नहीं करना पड़ता। उसके बाद जाता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का में क्या है कि कॉमर्शियल बैंक्स का जो काम है वो फॉरेन एक्सचेंज की डायरेक्टली डील्स कर सकते हैं, जबकि NBFCs जो है जनरली कैन नॉट डायरेक्टली डील इन फॉरेन एक्सचेंज, नीड टू पार्टनर विद बैंक, बैंक के थ्रू इनको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तभी वो लोग ये डील कर पाएंगे फॉरेन एक्सचेंज के साथ। उसके बाद आता है लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन। लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन जो कॉमर्शियल बैंक्स है वो किसके थ्रू रेगुलेट होते हैं, वो RBI के थ्रू रेगुलेट होते हैं। उनका जो एक्ट है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर वो लोग रेगुलेट होते हैं। जबकि जो NBFCs है वो भी RBI के थ्रू रेगुलेट होती है, बट उनका जो अलग है कि उनका है कि चैप्टर 3B ऑफ द RBI एक्ट 1934, इसके थ्रू NBFCs रेगुलेट करी जाती है। उनका जो फोकस होता है कॉमर्शियल बैंक्स का वो होता है कि वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज जो मैक्सिमम ट्राई करते हैं वो वाइड रेंज जो अपनी यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज में प्रोवाइड कराने का। और उसके बाद जो NBFCs है उनका है कि ऑफन स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और नीश कस्टमर सेगमेंट, कोई पर्टिकुलर ही वो लोग किसी के ऊपर बेस करके फोकस करके उनके पास जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उनके बारे में बात करते हैं, और कस्टमर सेगमेंट के लिए एक पर्टिकुलर उनका कस्टमर सेगमेंट बनाया हुआ होता है। इसके बाद आगे आते हैं जिसमें आता है कि सर्विस प्रोवाइड बाय NBFC के द्वारा कौन कौन सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं। तो NBFC प्लेज अ क्रूशल रोल इन फिलिंग द फाइनेंशियल गैप्स बिटवीन gaps left by traditional banks, catering to a diverse range of customers and specific financial needs। क्या कहा गया है यहाँ पे ये मैं समझाता हूँ कि NBFCs जो हैं कि उनको उनका जो रोल है वो बहुत क्रूशल रोल है। वो क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल गैप होता है ट्रेडिशनल बैंक्स और आजकल के जो कस्टमर्स की फाइनेंशियल नीड है, स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड है, उसके लिए जो गैप्स है वो फिल करने का काम कौन करते हैं, वो NBFCs करती हैं। ठीक है, तो फिर जैसे कि एग्जांपल में क्या है कि पहले के बैंक्स जो लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करते थे उसमें क्या क्या चीज़ की अभी प्रेजेंट में कस्टमर्स को नीड है उनके बारे में NBFC ध्यान रखती है। उसमें पहला आता है पर्सनल लोन प्रोवाइड करना, अनसिक्योर्ड लोन्स फॉर वेरियस पर्सनल नीड्स। पहले के जो लोन्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते थे, मतलब बैंक्स के पास एक कोलैटरल के रूप में बहुत कुछ देना पड़ता था, बट आज जो NBFCs हैं वो पर्सनल लोन्स एक अनसिक्योर्ड लोन्स के रूप में प्रोवाइड करते हैं पर्सनल नीड्स के लिए। फिर जो है बिजनेस लोन्स फॉर वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन इक्विपमेंट परचेज, इन सब चीज़ के लिए, जैसे कि वर्किंग कैपिटल के लिए, फिर एक्सपेंशन के लिए, किसी को अपने बिजनेस बढ़ाना है तो उसके लिए, फिर इक्विपमेंट परचेज के लिए NBFCs लोन प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को। व्हीकल लोन फाइनेंसिंग, कार, टू व्हीलर, कॉमर्शियल व्हीकल्स, उनके लिए जो लोन्स प्रोवाइड करना होता है वो भी NBFCs बहुत अच्छी से कराती हैं। फिर गोल्ड लोन्स अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वेरी पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि गोल्ड लोन्स उठाना। जैसे कि हम लोग ये कल्याण ज्वेलर्स आता है तो उनके पास, जैसे हमें पता है कि अमिताभ बच्चन जो कल्याण ज्वेलर्स का वो करता है, उसके बाद मुथूट फाइनेंस का भी वो करते हैं। मुथूट फाइनेंस जो है कि NBFC की तरह ही काम करती है,
वो कोई बैंक नहीं है म्यूचुअल फाइनेंस, बट वो एक एनबीएफसी की तरह काम करती है, गोल्ड लोन्स प्रोवाइड कराती है। फिर उसके बाद आता है कि लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी, सिक्योर्ड लोन्स अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की अगेंस्ट में उन्हें सिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल बिजनेसेस और स्मॉल लोन्स प्रोवाइड किया जाता है कि इनको इंडिविजुअल या स्मॉल हेल्प ग्रुप्स को इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग आता है एसेट फाइनेंसिंग। एसेट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए फाइनेंस कराने का काम बैंक एनबीएफसीज करती हैं। उसमें पहला है कि लीज, प्रोवाइडिंग एसेट ऑन लीज टू बिजनेसेस। एसेट जो है हमें प्रोवाइड कराया, जैसे हमने यूनिट 3 में पढ़ा था कि लीज़ का क्या मतलब है कि परचेज़ नहीं करके किसी से हम लोग लीज़ पे उठा लेते हैं। और उसके बाद है कि हायर एंड परचेज, फाइनेंसिंग एसेट परचेज वेयर ओनरशिप ट्रांसफ़र आफ्टर ऑल इंस्टॉलमेंट्स आर पेड। इसमें क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था कि परचेज़ कर लिया है, बट वो हमारे पास अभी ओनरशिप में नहीं आई है, हमें ओनरशिप हमें मिली नहीं है। हम जैसे जैसे उसको इंस्टॉलमेंट देते जाएंगे वैसे उसके बाद हमें उसकी ओनरशिप, एसेट की ओनरशिप मिल जाती है। तो उसमें हेल्प करती है एनबीएफसी एसेट फाइनेंसिंग कराने में। फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट कराने में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि शेयर्स, किन शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, इन सब में इन्वेस्ट करने में हमें हेल्प करती है एनबीएफसी। उसके बाद है कि एफडी ऑफर करना, डिपॉजिट टेकिंग एफडी। एनबीएफसी जो एनबीएफसीज हैं जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो डिपॉजिट टेक ले सकती हैं, वो लोग ये भी एफडी भी ऑफर करती हैं लोगों को। ऐसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में ये भी आ गया। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लाइक एग्जांपल में रोड्स, पावर प्लांट्स या फिर उन सब के रोड्स के लिए बड़े बड़े लोन्स प्रोवाइड कराने का काम भी एनबीएफसी करते हैं। उसके बाद जो है कि हाउसिंग फाइनेंस में आता है कि एनबीएफसी जो है, एचएफसी जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड होते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के थ्रू, वो उनको होम लोन्स भी प्रोवाइड करती है एनबीएफसी। उसके बाद आता है वेल्थ मैनेजमेंट एंड एडवाइजरीज। उसके बाद आता है वेल्थ मैनेजमेंट एंड एडवाइजरीज। उसमें है कि सब एनबीएफसी ऑफर फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज टू हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। जो बहुत बड़े जैसे बहुतों के पास जो इंडिविजुअल है जिनके पास बहुत पैसा है, उनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, फिर उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइस कराना कि आपका कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब कराने काम भी एनबीएफसी बखूबी निभाते हैं। उसके बाद अगला जो है कि उस एक और पॉइंट है, उसमें आता है फैक्टरिंग एंड फोरफेटिंग। वो उसका बारे में हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे। उसमें जो जैसे पहला हमने सेकंड पढ़ लिया कि एनबीएफसी के बारे में, अब आता है हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। हाउसिंग फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि हाउसिंग फाइनेंस रेफर्स टू द फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड फॉर द परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एक्सटेंशन और रिपेयर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। बेसिकली जो घर की अंदर मरम्मत कराना, कंस्ट्रक्ट करना, खरीदना या फिर रिनोवेशन कराना, एक्सटेंशन, घर को बड़ा करना, या फिर जितने भी रिपेयर्स हैं उन सब के लिए भी जो पैसे का फाइनेंस अवेलेबल कराने का काम में जो होता है उसको हाउसिंग फाइनेंस कहते हैं। वो हाउसिंग फाइनेंस जो होते हैं वो क्या इन्वॉल्व होते हैं किसमें, वो होम लोन्स और मॉर्टगेज लोन्स में इन्वॉल्व होते हैं। वेयर द प्रॉपर्टी इटसेल्फ सर्व्स एज अ कोलेटरल फॉर द लोन। जो कि प्रॉपर्टी पे आप जिसमें रिपेयर करा रहे हो, कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, वो ही आप एज अ कोलेटरल के रूप में प्रेजेंट कर रखे हो, जिनसे आपने लोन्स उठाया, फाइनेंस उठाया है। द एम ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इज टू मेक होम ओनरशिप मोर एक्सेसिबल to individual and families by spreading the cost of a home over a long period through monthly installment। एक जो आज का जो हर महीने किसी व्यक्ति को अगर घर खरीदना है तो उसके पास पैसे होना चाहिए उतने एक बार में कि वो घर खरीद सके। बट हाउसिंग फाइनेंस क्या करते हैं कि वो उस व्यक्ति के पास फाइनेंस करते हैं और उसको पैसे वो वापस लेते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट में, एक लॉन्ग टर्म पीरियड में बना करके। वही लिखा है कि ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट करके वो लोग एक लॉन्ग टर्म पीरियड में उनसे वो घर के पैसे लेते हैं। उसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ हाउसिंग फाइनेंस लोन्स, कितने टाइप्स के हाउसिंग फाइनेंस और लोन्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है कि होम लोन जो हमने ऊपर पढ़ा कि जो मोस्ट कॉमन टाइप अवेल्ड फॉर परचेजिंग रेडी टू मूव इन हाउस और कंपार्टमेंट। जो बने बनाए घर होते हैं उनको खरीदने के लिए होम लोन जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बैंक्स, उनके बारे में कहा गया है कि होम लोन मिलता है। फिर उसके बाद होता है होम कंस्ट्रक्शन लोन। बैंक्स ऐसे भी होते हैं या फिर हाउसिंग फाइनेंस ऐसे भी होते हैं जो कि आपको घर बनाने के लिए, एक नए प्लॉट पे घर बनाने के लिए, न्यू हाउस ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड, फंड आर यूजुअली डिबर्स्ड इन स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस के जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस करता है
वैसे वैसे आपको उस हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आता है कि लैंड परचेज लोन, जो कि ज़मीन खरीदने के लिए लोन्स प्रोवाइड करने को लैंड परचेज लोन कहते हैं। बाइंग अ प्लॉट ऑफ लैंड, जिस पे आप घर बनाना चाहते हैं। उसके बाद आती है होम एक्सटेंशन लोन, घर को बड़ा करने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस एक्वायर करने के लिए, जो घर के अंदर एग्जिस्टिंग घर के अंदर है उसके लिए भी लोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं। बिल्डिंग एन एडिशनल फ्लोर और न्यू रूम। फिर आता है होम इम्प्रूवमेंट लोन, फॉर रिनोवेटिंग, रिपेयरिंग और इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग लोन, जो पहले से आपका घर बना हुआ है उसके ऊपर कोई ज़मीन है उसको वापस से सही कराना या प्लम्बिंग कराना, पेंट कराना, पेंट पोछाना, उसके लिए भी जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं वो हो गया होम इम्प्रूवमेंट लोन में वो आता है। फिर आता है कि होम लोन्स बैलेंस ट्रांसफ़र, शिफ्टिंग एन एग्जिस्टिंग लोन होम लोन फ्रॉम वन लेंडर टू अनदर, यूजुअली टू अवेल लोअर इंटरेस्ट रेट और बेटर टर्म्स। होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई होम लोन है जो 10% पे दे रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं 10% होता है कि कितना पे है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पता करके बता दूंगा बाद में। तो वो जो जैसे 10% पे है कोई यहाँ, और आपने ले मिल रहा है आपको 9% पे, तो बेटर टू आप ट्रांसफ़र करा ले यहाँ से उस कंपनी के उस हाउसिंग फाइनेंस में जहाँ पे 9% में मिल रहा है, फिर उसके टर्म्स बेटर है, तो इसको बोलते हैं होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र। उसके आता है टॉप अप लोन, एन एडिशनल लोन अमाउंट प्रोवाइडेड ऑन एन एग्जिस्टिंग होम लोन, ऑफन फॉर पर्सनल और बिजनेस नीड विदाउट एंड यूज रिस्ट्रिक्शन। टॉप अप लोन का मतलब हो गया कि जो बेसिक लोन आपके पास पहले से है उसके ऊपर एक और लोन ले लेना, ताकि आप उसको पर्सनल, या तो आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सको या फिर बिजनेस यूज़ के लिए। तो हो गया टॉप अप लोन, लोन के ऊपर लोन को टॉप अप लोन कहते हैं। फिर एनआरआई होम लोन्स, स्पेशल लोन्स डिजाइन फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियंस टू परचेज प्रॉपर्टी इन इंडिया। इंडिया में जो प्रॉपर्टी है उनको खरीदने के लिए जो एनआरआई को लोन दिया जाता है वो एनआरआई होम लोन कहलाता है। फिर होता है प्रधानमंत्री आवास योजना लिंक्ड लोन्स, PMA, PMAY, government backed scheme offering interest subsidies on home loans to eligible beneficiaries from economically weaker section, low income groups and middle class groups। बेसिकली ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है PM के अंडर आई गई है, जिसका काम ये है कि इंटरेस्ट और सब्सिडीज़ ऑफर करती हैं जो होम लोन लेना चाहते हैं, और जिनके पास इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है सोसाइटी के उनके लिए, या फिर जिनके पास लो इनकम ग्रुप है जो पैसे कम कमाते हैं उनके लिए, या फिर मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना लाई गई है घर बनाने के लिए। उसके बाद आता है कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं। हाँ तो गाइस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। These are the जैसे हम पढ़ सकते हैं, these are the financial institutions that specialized in providing housing finance। हाउसिंग फाइनेंस मतलब हाउस के लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड करा जाता है घर बनाने के लिए, उसको हाउसिंग फाइनेंस कहते हैं। जिसमें पहला है कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, वो लोग मेजरली हाउस होम लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, HFCs। दीज आर स्पेशलाइज NBFCs, मतलब ये ऐसे NBFCs हैं जिनका प्राइमरी इंगेजमेंट जो है बिजनेस जो है प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स, हाउसिंग फाइनेंस ही प्रोवाइड करना इनका मेजर पोर्शन या पार्ट बिजनेस का होता है। उसके बाद दे आर रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक्स, NHB के थ्रू ये लोग रेगुलेट होते हैं, और अभी रिसेंट के कुछ साल से ये RBI ही इन्हें रेगुलेट कर रहा है। उसके बाद जो एग्जांपल है HFCs का, वो है कि HDFC जो एक नाउ मर्ज विद HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड एक NBFC बना था जो अभी HDFC बैंक के साथ मर्ज हो गया है। उसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एंड आवास फाइनेंसर्स, ऐसे काफ़ी सारे कॉमर्शियल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंस कराती हैं। उसके बाद कॉर्पोरेटिव बैंक्स ऐसे सम कॉर्पोरेटिव बैंक्स ऑल्सो ऑफर्स हाउसिंग लोन्स स्पेशली इन सेमी अर्बन एंड सेमी रूरल एरिया। उसके अलावा फिर आते हैं कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हैं जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, जिसमें से इंस्टीट्यूशंस लाइक HUDCO है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ऑफन वर्किंग विद स्टेट लेवल हाउसिंग बोर्ड्स।
जो स्टेट लेवल हाउसिंग बोर्ड्स हैं उनके साथ काम करके ये गवर्नमेंट बॉडीज़ भी हाउसिंग फाइनेंस का प्रोवाइड कराती है, लोन प्रोवाइड कराती है। उसके बाद आता है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग में जो पॉइंट है वो है कि क्रेडिट रेटिंग इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ एन एंटिटी लाइक अ कंपनी, गवर्नमेंट और एन इंडिविजुअल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक अ बॉन्ड और डिबेंचर। इट रिप्रेजेंट्स एन opinion on the ability and willingness of the borrower to meet its financial obligation, pay back debt and interest on time. Credit ratings are expressed using a standardized scale of symbol, example triple A, AA, triple B, double B, C, D। कहने का मतलब क्रेडिट रेटिंग का जो अभी हम लोग को अगर मार्केट में देखें तो बहुत सारे policybazaar.com हो, बहुत सारे जो है वो क्रेडिट रेटिंग आपको बताती हैं। क्रेडिट रेटिंग का काम क्या होता है कि वो आपको एक क्रेडिट वर्दीनेस बताता है कि इस व्यक्ति को अगर हम लोग लोन दें तो ये एलिजिबल है, उतना इसका कैपेसिटी है, कैपेबल है कि वो वापस हमें पे बैक कर सके और अपने इंटरेस्ट और ये जो डेट का अमाउंट है वो वापस पे बैक कर सके ऑन टाइम पे। तो वो है क्रेडिट रेटिंग में आता है, वो सब चीज़ें आती हैं। उसमें जो सिग्निफिकेंस है क्रेडिट रेटिंग का वो है कि फॉर इन्वेस्टर्स के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो एक ही रिस्क असेसमेंट हो जाता है। कैसे कि रिस्क जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक रिस्क असेसमेंट कर पाते हैं कि जिनको वो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं क्या उनका जो क्रेडिट रेटिंग है वो हाई है या लो है। अगर हाई है तो क्रेडिट रेटिंग अगर हाई है तो क्रेडिट रिस्क लो हो जाता है, और वही अगर वाइस वर्सा मतलब अगर क्रेडिट रेटिंग लो है तो क्रेडिट रिस्क उनका बढ़ जाता है। फिर वैसे ही इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, वो लोग डिसीजन आसान ईजिली मेक बना पाते हैं। इनेबल्स इन्वेस्टर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट देयर मनी, कहाँ पे वो इन्वेस्ट करें, ये ईजिली उनको डिसीजन बनाने में आसानी मिलती है। उसके बाद आता है कि लीड yield expectations helps investors determine the appropriate interest rate yield they should expect for a given level of risk। higher risk user demands higher yield। higher yield और का जो yield expectation का मतलब हो गया कि कितना उनको इन द एंड वापस मिल रहा है, कितना उनको इंटरेस्ट के साथ उनको वापस yield मिल रही है। तो अगर ज़्यादा रिस्की क्रेडिट है तो उनकी चांस रहती है कि हायर यील्ड भी वो उनको डिमांड में आता है। उसके बाद है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, उनका जो पोर्टफोलियो हो जाए वो डाइवर्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट एसेट्स को वो लोग पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। असिस्ट इन मैचिंग रिस्क बाय अंडरस्टैंडिंग द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ डिफरेंट एसेट इन अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में डिफरेंट टाइप के एसेट्स की जो क्रेडिट क्वालिटी है वो अंडरस्टैंड करके हम डिफरेंट पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट को हम एक्वायर कर सकते वो मैनेज कर सकते हैं। फिर अगला जो पहला अभिनय पड़ा इन्वेस्टर्स के लिए, अब इशूअर्स के लिए जो बोरो करते हैं यानी कि जो क्रेडिट लेते हैं, तो ऐसे एक्सेस टू कैपिटल उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इजीली कैपिटल उठा पाएँ। अ गुड कैपिटल रेटिंग और गुड क्रेडिट रेटिंग मेक्स इट ईजियर फॉर कंपनीज लाइक गवर्नमेंट्स टू रेज फंड्स फ्रॉम द मार्केट थ्रू बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन्स एट अ फेवरेबल टर्म्स। अपने एक फेवरेबल टर्म पे वो लोग ईजिली क्रेडिट अगर उनका हाई हो, क्रेडिट रेटिंग अगर उनकी हाई होती है तो कंपनीज या गवर्नमेंट जो है वो फंड रेज करने में उनको आसानी मिलती है। उसके लोअरिंग कॉस्ट ऑफ बोरिंग का जो कॉस्ट होता है वो लोअर हो जाता है। कैसे? अगर हाई क्रेडिट रेटिंग है, हायर क्रेडिट रेटिंग ऑफर्स often translate to lower interest rate on borrowed funds as lender perceives lower risk। अगर हाई क्रेडिट रेटिंग है तो उनको पता चलता है जो लैंड मतलब जो देने वाले हैं उनके लिए वो रिस्क लो हो जाता है, तो उनको फिर फाइनेंस कॉस्ट भी कम देनी मतलब वो कम डिमांड करते हैं क्योंकि पता है कि ये वापस दे देगा, तो उनको फाइनेंस कॉस्ट भी कम डिमांड करते हैं वो। दिस रिड्यूसेस फाइनेंसिंग कॉस्ट। फिर आता है इनहेंसिंग क्रेडिबिलिटी। अ गुड रेटिंग इनहेंस द इशूअर्स रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में अगर उनकी हाई रेटिंग क्रेडिट रेटिंग है तो उनकी जो रेपुटेशन है, गुडविल है मार्केट में, वो एक अच्छी बनी रहती है कि हाँ उनको पैसा देना होता नहीं है, वो भागते नहीं है लेकर के। क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी बनती है। उसका है मार्केट रिसर्च अलाउ एक्सेस टू अ वाइडर पूल ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू whom may have mandate to only invest in highly rated instruments। मार्केट में रीच आपकी बढ़ती है, जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि एक बड़े जो हाई रेटिंग में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आपका एक जो आपकी जो इंस्टीट्यूशनल आपकी जो ऑफरिंग है वो उनके लिए एक हेल्प करती है, उनको एक्सेस करती है कि वो आप में इन्वेस्ट कर सकें। फिर जो आता है अगला पॉइंट है कि रेगुलेटर्स के लिए क्या है रोल प्ले करता है हाई क्रेडिटनेस। Systematic stability. High regulators monitor helps regulators monitor the health of financial system by accessing the credit bill quality
ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली जो अगर आपकी हाई क्वालिटी क्रेडिट है आपका, मतलब क्रेडिट रेटिंग हाई है, तो रेगुलेटर्स को मॉनिटर करने में आसान रहता है कि आप जो फाइनेंशियल सिस्टम है, आप क्रेडिट क्वालिटी वो सही से है कि नहीं है, ख़राब तो नहीं है, मतलब हेल्प करता है रेगुलेटर्स को। उसके रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है बाय यूज बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल एडिक्वेसी कैलकुलेशन करने में कैपिटल की कि आपकी सही है कि नहीं, वो मैनेज करता है, रिस्क मैनेजमेंट करने में आसान रहता है। इसके बाद आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो क्रेडिट हमने ऊपर पढ़ा, उसके बाद जो कौन एजेंसीज है जो इनको क्रेडिट रेटिंग देती है, दीज आर इंडिपेंडेंट companies that specialized in providing credit rating in India. The major CRAs, CRISIL, Credit Rating Information Services of India Limited, a credit ratings a lending CRA in India, a leading CRA in India, now majority owned by S&P Globals. CRISIL क्रिसिल जो है वो इंडिया की एक लीडिंग CRA थी, जो कि अब मेजॉरिटी ओन करते हैं S&P ग्लोबल, ठीक है। ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, प्रमोटेड बाय मूडीज एंड इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसको इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रमोट करते हैं और मूडीज प्रमोट करते हैं, ठीक है। फिर है केयर रेटिंग। केयर रेटिंग का फुल फॉर्म है क्रेडिट एंड एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड, अनदर प्रोमिनेंट इंडियन CRA। एक और जो प्रोमिनेंट CRA है वो केयर रेटिंग है। उसके अलावा आता है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इंड्रा, अ सब्सिडियरी ऑफ फिटेक फिच ग्रुप की जो सब्सिडियरी है वो इंड्रा है। उसके बाद क्या काम आता है, मतलब ये क्या करते हैं, एजेंसीज को कैसे असाइन होता है। जैसे एजेंसी असाइंस रेटिंग टू वैरायटी ऑफ एंटिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग corporate bonds and debentures, bank loans, public sector undertakings, state and local government, structure finance products। मतलब ये चीज़ें इनमें क्रेडिट रेटिंग के अलावा भी ये चीज़ें वो इंक्लूड करते हैं। उसमें अब अगला पॉइंट आता है फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग। इसमें जो पढ़ते हैं हम कि क्या है कि दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दैट हेल्प्स बिजनेसेस स्पेशली दोज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड मैनेज देयर रिसीवेबल्स एंड इम्प्रूव्स कैश फ्लो। ये क्या करते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आए बैंक्स बिजनेसेस को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, दोज हु स्पेशली दोज इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रेड में डील करते हैं, उनके लिए ये कैश रिसीवेबल और कैश फ्लो लाने में मदद करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम फैक्टरिंग के बारे में। फैक्टरिंग का जो पॉइंट है उसमें आता है कि फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेयर अ बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल्स इनवॉइसेस टू अ थर्ड पार्टी कॉल्ड अ फैक्टर, यूजुअली अ बैंक और एन NBFC एट डिस्काउंट इन एक्सचेंज फॉर इमीडिएट कैश। इमीडिएट कैश के बदले कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या फैक्टरिंग क्या होता है कि वो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है जिसमें बिजनेसेस क्या करते हैं कि जो उनको अमाउंट आने वाला है वो किसी अपनी थर्ड पार्टी या बैंक्स को या किसी NBFC को बेच देते हैं, और वो बेचने का मतलब है कि वो उनसे कम अमाउंट ले लेते हैं। लाइक मुझे अगर चाहिए, अभी मैंने किसी को दिया हुआ है, मुझसे किसी से आना है लाइक 10 करोड़ के पैसे वापस मुझे मिलने हैं किसी से, बट मुझे आज के आज ज़रूरत है और वो अभी देने में टाइम है, उनको 3 महीने बाद देंगे, वो मुझे आज ज़रूरत है। मैं जाऊँगा बैंक के पास और वहाँ पे जा करके डिस्काउंट रेट, मतलब 10 करोड़ दिया है बट मुझे अभी की अभी ज़रूरत है, तो मैं बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करा लूँगा, वो भी 8 करोड़ में मैं उनसे ले लूँगा। 2 करोड़ को जो बैंक डिस्काउंट कराए वो बैंक की प्रॉफिट हो गई। मैं एग्जांपल लिया हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि 10 करोड़ में 2 करोड़ का प्रॉफिट बैंक का होता है, ऐसा प्रॉफिट मतलब कमीशन बैंक का, ऐसा बात नहीं है। एट डिस्काउंट इन एक्सचेंज फॉर इमीडिएट कैश के बदले में वो थोड़ा कुछ चार्ज करते हैं, बस वही बात है। प्रोसेस क्या है कि सेलर क्लाइंट सेल्स गुड्स और सर्विसेज टू अ बायर और क्रेडिट, जिससे मैंने उस सामने वाले को क्रेडिट पे बेच दिया। द सेलर देन सेल्स द इनवॉइस टू द फैक्टर। मैंने फिर मुझे पैसे चाहिए थे, जो सेलर है मुझे पैसे चाहिए, तो मैं क्या किया कि द फैक्टर पेज अ मेजर पोर्शन, लाइक जो फैक्टर है मतलब बैंक्स है, वो क्या करते हैं कि वो मेजर पोर्शन जो है उसका 80 to 90% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू अप फ्रंट टू द सेलर, 80 to 90% वो मुझे पैसा दे देंगे। द फैक्टर कलेक्ट्स द फुल अमाउंट फ्रॉम द बायर्स ऑन द ड्यू डेट। और जिसने मुझसे खरीदा था 10 करोड़ लिया था, उससे वो बैंक अपने ड्यू डेट पे पेमेंट ले लेगा। Once the factor receive the full payment, then pay the remaining percent to seller minus their fees and interest। तो यहाँ पे ये मैंने गलती बताया, मतलब वहाँ पे एक स्मॉल सा चेंज है कि
वो जो फैक्टर्स हैं या बैंक्स या एनबीएफसी हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपनी फ़ीस माइनस करते हैं और जो पूरा का पूरा अमाउंट है, लाइक जो 90% के अलावा जो 10% है वो मुझे पूरा दे देंगे, बट उसमें से कुछ अपनी जो फ़ीस है वो माइनस करके अपना जो इंटरेस्ट है वो माइनस करके दे देंगे। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं उसमें आप पढ़ेंगे कि पहला है कि रिकोर्स फैक्टरिंग। द सेलर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट इफ द बायर्स डिफॉल्ट नो पेमेंट defaults on payment, the factor has recourse to the seller. The seller remains responsible for that. अगर जो बायर है उसने पैसा फैक्टर को देने से मना कर दिया, यानी कि मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, बैंक्स को देने से उसने मना कर दिया, तो फिर मुझसे बैंक पूरा का पूरा अमाउंट मुझसे वसूलेगा। तो यही बात है कि द सेलर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट इफ द बायर डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट। पेमेंट करने पर बायर ने डिफॉल्ट कर दिया तो सेलर से वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, मतलब मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। उसके बाद आता है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। उसमें क्या होता है कि द फैक्टर अस्यूम्स द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द बायर इफ बायर डिफॉल्ट द फैक्टर बियर्स द लोन। इसमें क्या होता है कि अगर बायर ने वो पेमेंट करने से मना कर दिया तो नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में बैंक वो जो क्या कहते हैं नुकसान है बैंक सहेगा। बट इसमें कैश है कि इसका जो फीस है वो दिस इज़ मोर एक्सपेंसिव देन रिकोर्स फैक्टरिंग। रिकोर्स फैक्टरिंग से नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग इसलिए ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है कि अगर वो गया तो लॉस फैक्टर का होगा। उसके बाद है कि बेनिफिट क्या होते हैं। इम्प्रूव कैश फ्लो जल्दी आता है क्योंकि इमीडिएट एक्सेस हो जाता है कैश के पास जब से हम रिसीव कर सकते हैं। रिड्यूस कलेक्शन एफर्ट्स, कलेक्शन नहीं करना पड़ता, फैक्टर्स के पास जाओ आप पैसा दे दो, फैक्टर्स आपको कलेक्ट करके दे देंगे बाद में। रिस्क मिटिगेशन, रिस्क कम हो जाता है क्योंकि आपने तो नॉन रिकोर्स में फैक्टरिंग जो है वो क्रेडिट रिस्क जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया बैंक को। अब बैंक जाने क्या दिक्कत है, नहीं दिया तो उसकी वो समझेगा। फिर आता है बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ईजिली हो जाता है क्योंकि कैपिटल उनका फंसता नहीं है और ईजिली फटाफट उनके पास कैश हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। फिर क्या लिमिटेशंस क्या है, कैन बी एक्सपेंसिव ड्यू टू डिस्काउंट एंड फीस। डिस्काउंट और फीस के चक्कर में हो सकता है महंगा पड़े। मे अफेक्ट कस्टमर्स रिलेशनशिप इफ़ नॉट हैंडल्ड वेल। अगर आपने सही से कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करी तो फिर आपकी रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है। लॉसेस कंट्रोल ओवर कलेक्शंस। लॉस कंट्रोल इजीली हो जाता है कलेक्शंस के ऊपर। उसका आता है फोरफिटिंग। करते अपना फोरफिटिंग कॉन्सेप्ट जो है उसमें आता है फोरफिटिंग इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड फाइनेंस व्हेन एक्सपोर्टर sells its medium to long-term receivables, typically arising from international trade of capital goods, to a forfeiture, usually a bank or financial institutions without recourse. The forfeiture purchase the receivables, which are usually supported by negotiable instruments like bills of exchange or promissory notes guaranteed by a bank in the importer's country. फीचर के जो बारे में बताया गया है कि वो एक फॉर्म है किस चीज़ का, ट्रेड फाइनेंस का, जहाँ पे क्या होता है कि एक्सपोर्टर जो होता है वो अपना सेल करता है। क्या सेल करता है? इट्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स टिपिकली अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कैपिटल मार्केट। वो अपना जो मीडियम होता है लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स, उसको लंबे समय का जो रिसीवेबल्स आने वाला होता है वो अपना बेच देता है किसको? तो मीडियम को, मतलब मीडियम टर्म को बेच देता है। किसको बेच देता है? फॉर फ्यूचर को। ठीक है। यूजुअली ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है या फिर बैंक होता है, विदाउट रिकर्स, मतलब जो हमने रिकर्स का यहाँ पे पढ़ा था ये नॉन रिकर्स और रिकर्स, तो विदाउट रिकर्स विदाउट रिकर्स का मतलब हो गया कि जहाँ पे हमें फोरफीटिंग जो पर्सन है जो सेल कर रहा है उसके ऊपर बर्डन नहीं आता। फॉर फीचर जो कंपनी है जो बैंक है उनके ऊपर बर्डन आता है। द फॉर फीचर परचेज द रिसीवेबल्स विच आर यूजुअली सपोर्टेड बाय नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स गारंटेड बाय अ बैंक इन द इम्पोर्टर्स कंट्री। जिसके पास से बेचा है, मतलब जो डेटर है उसकी कंट्री में कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये दो, उनसे वो गारंटीड लेता है। उनकी कंट्रीज़ में जो बैंक्स हैं उनसे वो गारंटी के रूप में बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट्स लेता है, और वो क्या फॉर फ्यूचर जो होता है जो बैंक्स होते हैं वो उसके बदले रिसीवेबल्स को परचेज करते हैं। ठीक है। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि एन एक्सपोर्टर सेल्स कैपिटल गुड्स टू एन इम्पोर्टर ऑन क्रेडिट, यानी कि एक क्रेडिटर इम्पोर्टर को एक एक्सपोर्टर जो है क्रेडिट पे
कैपिटल गुड्स बेचता है जो कि लाइफ 2 से 5 साल के बीच की होती है। द इम्पोर्टर इशूज प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच आर ऑफन गारंटीड बाय देयर बैंक्स। उनके बैंक के थ्रू जो गारंटीड कर दिए जाते हैं उस टाइप के प्रॉमिसरी नोट्स या बिल्स ऑफ एक्सचेंज इम्पोर्टर इशू करवा देता है। द एक्सपोर्टर सेल्स दिस गारंटी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स टू फॉर फीचर एट डिस्काउंट। मतलब कि जो एक्सपोर्टर होता है उसको पैसे कैश तुरंत चाहिए होता है, तो क्या करता है कि फॉर फीचर जो बैंक्स होते हैं उनको ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो सस्ते दाम में बेच देता है, मतलब डिस्काउंट रेट पर बेच देता है। द फॉर फीचर पेज द एक्सपोर्टर इमीडिएटली टेकिंग ऑन द फुल रिस्क ऑफ कलेक्शन फ्रॉम द इम्पोर्टर एंड देयर बैंक्स। यानी कि फॉर फीचर क्या करता है, जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट करता है मतलब जो बेचता है उनसे वो उनको वो तुरंत पेमेंट कर देते हैं पूरे के पूरे, एंड टेकिंग ऑन द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ कलेक्शन फ्रॉम इम्पोर्टर। यानी जिसने ख़रीदा होता है उसके जो जितने भी उससे वापस कलेक्शन का जो पैसा कलेक्ट करना है उसका जो भी रिस्क है वो कौन उठा लेता है, वो बेयर करता है फॉर फ्यूचर। और वो भी ये तो इम्पोर्टर के थ्रू या तो फिर उनके बैंक के थ्रू जो कलेक्शन करने होते हैं उसका पैसा वो फुल फीचर बियर करता है। फिर उसके बाद आता है कि क्या डिफरेंस है फैक्टरिंग में, जो हमने फैक्टरिंग ऊपर पढ़ी थी और इसमें, तो है कि मैच्योरिटी फॉरफिटिंग टिपिकली डील्स विद मीडियम टू लार्ज लॉन्ग टर्म receivables 6 months to 7 years while factoring is usually for 90 to 180 days। फैक्टरिंग जो 3 महीने से 180 दिन और ये फोर फीटिंग जो है वो 6 महीने से 7 साल तक की होती है। फोर फीटिंग में जो गुड्स होते हैं वो गुड्स का डिफरेंस है कि फोर फीटिंग ऑफन इन्वॉल्व कैपिटल गुड्स वाइल फैक्टरिंग इज इन्वॉल्व जनरल गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टरिंग में जनरल गुड्स और सर्विसेज की बात होती है जबकि फोर फीटिंग में कैपिटल गुड्स की बात करी जाती है। उसके बाद आता है रिकर्स। रिकर्स का क्या है कि फोर फीटिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज विदाउट रिकर्स, यानी कि उसमें जो फोर फीचर है उसके ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही रिस्क बेयर करता है। तो द एक्सपोर्टर मीनिंग द फोर फीचर टेक्स ऑन द इंटायर क्रेडिट रिस्क। फैक्टरिंग कैन बी विद और विदाउट रिकर्स। फैक्टरिंग जो है विद रिकर्स हो सकती है, विदाउट रिकर्स हो सकती है। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट। फोर फीचिंग relies on negotiable instruments like bills of exchange, promissory notes with banks, guarantees। Factoring typically uses invoices। जो फैक्टरिंग है उसमें खाली इन्वॉइसेज यूज़ होते हैं जबकि फोर फीटिंग में बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट्स भी इन्वॉल्व किए जाते हैं। उसके बाद आता है ये कॉस्ट क्या है फोर फीटिंग और नॉन ये फैक्टरिंग की। फोर फीटिंग माइट इन्वॉल्व अ लार्ज डिस्काउंट ड्यू टू लॉन्गर मैच्योरिटी एंड नॉन रिकॉर्स नेचर। चूँकि नॉन रिकॉर्स नेचर होता है रिस्पॉन्सिबल फोर फीचर होता है, मतलब रिस्क वो बेयर करता है और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी होती है, इसलिए वो लोग लार्ज डिस्काउंट डिमांड करते हैं। फिर होता है सिक्योरिटाइजेशन। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है कि सिक्योरिटाइजेशन इज अ फाइनेंशियल प्रोसेस वेयर इलिक्विड डिफिकल्ट टू सेल, मतलब जो जल्दी सेल नहीं होते फाइनेंशियल एसेट्स सच एज लोन्स और रिसीवेबल्स आर पुल्ड टुगेदर एंड कन्वर्टेबल टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज दैट कैन बी सोल्ड टू इन्वेस्टर। ऐसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो कि ईजिली मार्केट में सोल्ड हो जाए इन्वेस्टर्स को, वो लोग क्या करते वैसे सिक्योरिटीज बना देते हैं किन चीज़ से, जो फाइनेंशियल एसेट होते हैं या फिर लोन्स होते हैं जो कि जल्दी बिकने वाले नहीं होते यानी कि इलिक्विड होते हैं। दीज न्यू सिक्योरिटीज आर बैक्ड बाय द कैश फ्लो जनरेटेड बाय द अंडरलाइंग एसेट। उनके जो एसेट है अंडरलाइंग एसेट हैं जिनके नहीं बिकते हैं जल्दी, मतलब उनसे ही वो सिक्योरिटीज़ बैक्ड होती हैं, मतलब उन्हीं की कैश फ्लो से उनको एक बैकअप की तरह सपोर्ट दिया जाता है। फिर उसका जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड करके बताया गया है कि स्टार्टिंग क्या होता है कि ओरिजिनेशन। अ लेंडर जो एक बैंक होता है क्या करता है, ओरिजिनेट लोन्स, एग्जांपल होम लोन, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स एक्सेट्रा। दीज आर इंडिविजुअल इलिक्विड एसेट ऑन द बैंक्स बैलेंस शीट। बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसमें ये लोग इलिक्विड एसेट की तरह परफॉर्म करते हैं कि ये जल्दी रिसीवेबल्स नहीं होते। उसके बाद क्या होता है कि पूलिंग करी जाती है। द ओरिजिनेटिंग बैंक आइडेंटिफाइज अ पूल ऑफ सिमिलर लोन्स और रिसीवेबल्स दैट इट वांट्स टू सिक्योरिटाइज। मतलब कहा गया है कि जो जो लोन्स और रिसीवेबल्स है जो तुरंत नहीं होने वाले हैं, हार्ड है चेंज होने में, लिक्विड होने में, क्या करते हैं बैंक्स उन सबको पुल कर लेती है, मतलब एक पूल बना देती है उन सबका और जिनको उसको सिक्योरिटाइज करना है। फिर ट्रांसफ़र टू एसपीवी का फुल फॉर्म है स्पेशल परचेज पर्पस व्हीकल।
इसमें क्या है कि दीज एसेट्स आर देन सोल्ड एंड ट्रांसफर टू अ स्पेशलाइज्ड क्रिएटेड legal entity called a special purpose vehicle or special purpose entity. The SPV is separated from the originating banks. क्या होता है कि जो एसेट हैं या फिर ये तो या तो सोल्ड हो जाते हैं या तो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किसे, एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटिटी होती है जिसका नाम है एसपीवी। और फिर एसपीवी जो है ये एक जो ओरिजिनेटेड बैंक्स है उससे डिफरेंट होती है। फिर क्या होता है कि इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी, द एसपीवी देन इशू डेट सिक्योरिटीज़। The SPV then issue debt securities, often called asset-backed securities (ABS) or mortgage-backed securities (MBS), if backed by mortgages to investors in the capital market. These securities are backed by the cash flow from the pooled asset. फिर जो सिक्योरिटीज़ थी इनको क्या कर दिया था कि डेट सिक्योरिटीज़ में इशू कर दिया जाता है, जो कि चार हो सकती है एसेट बेस्ड हो या फिर मॉर्टगेज बेस्ड हो। ठीक है, और अगर मॉर्टगेज से है तो मॉर्टगेज बेस होगी और एसेट से तो एसेट बेस्ड हो गई। और फिर क्या होता है कि टू इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट में ये इशू कर दी जाती हैं। दिस सिक्योरिटीज आर बैक्ड बाय द कैश फ्लो फ्रॉम द पूल्ड एसेट, जहाँ से पूल जो एसेट लोन्स या रिसीवेबल से उनसे जो कैश फ्लो आना है, इंटरेस्ट आना है, उसके थ्रू ये सपोर्ट लिया जाता है इनका। फिर आता है सर्विसिंग, द ओरिजिनल लेंडर और द थर्ड पार्टी सर्विसर usually continues to collect payments from the borrowers and passes these payments to the SPV, which then uses them to pay interest and principal to investors who bought the securities. क्या कहा गया यहाँ पे कि जो ओरिजिनल लेंडर होते हैं यानी कि थर्ड पार्टी सर्विसर होते हैं, क्या करते हैं, यूजुअली कंटिन्यूज टू कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम द बोरोवर्स। वो क्या करते हैं कि जनरली जो बोरोवर हैं लोन्स के या फिर रिसीवेबल से जहाँ से पैसे आने हैं उनसे वो लोग पैसा कलेक्ट करते रहते हैं, कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम द बोरोवर्स एंड पासेस द पेमेंट्स टू एसपीवी। वो एसपीवी को पास करते रहते धीरे धीरे, देन विच देन यूजेज देम टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल टू द इन्वेस्टर हु बॉट द सिक्योरिटीज़। फिर वो जो इंटरेस्ट या फिर जो प्रिंसिपल है वो उसको एज अ इंटरेस्ट या जो पैसा पेमेंट आ रहा है उसको एज अ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यू की तरह पे करते हैं किसके, टू द इन्वेस्टर हु बॉट द सिक्योरिटीज, जिन्होंने सिक्योरिटीज़ बाई करी है उनको। फिर हमने समझ गया कि ये सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद आता है कि सिक्योरिटाइजेशन एज अ फंडिंग मैकेनिज्म, कि वो फंडिंग मैकेनिज्म कैसे है। सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, सर्व्स एज अ क्रूशियल फंडिंग मैकेनिज्म फॉर द ओरिजिनेटर्स, टिपिकली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं यानी कि बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए वो एक फंडिंग मैकेनिज्म की तरह रोल प्ले करते हैं। कैसे, आइए हम पढ़ते हैं। पहला है कि डाइवर्सिफाइंग फंडिंग सोर्सेज, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव फंडिंग सोर्सेज बियॉन्ड ट्रेडिशनल डिपॉजिट्स और द बैंक बोरोइंग्स बाय अलाउइंग ओरिजिनेटर टू टैप इनटू कैपिटल मार्केट। क्या कहा गया है कि ये डाइवर्सिफाई कर देता है फंडिंग सोर्स को, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव फंडिंग सोर्स। ये क्या है कि एक नया अल्टरनेटिव फंडिंग सोर्स बना देता है बियॉन्ड टिपिकल डिपॉजिट्स और बैंक्स, टिपिकल डिपॉजिट्स ऑफ बैंक बोरोइंग्स। बेसिकली जो पुराने टाइम में बैंक को डिपॉजिट करते थे और उसके और बोरिंग्स करते थे, उसका जो मार्जिन होता था उससे कमाती थी बैंक। लेकिन अब क्या है कि ये सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू कमाती है, बाय अलाउइंग ओरिजिनेटर टू टैप इनटू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में आप जाओ, जो बैंक से उनको कैपिटल मार्केट में ले जा करके वो एक फंडिंग सोर्स इंक्रीज करा देते हैं। उसके बाद आता है कि ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग में क्या आता है कि व्हेन फाइनेंस एसेट्स आर सोल्ड टू द एसपीवी, दे आर रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनेटर बैलेंस शीट, दिस फ्री अप कैपिटल दैट वाज टाइड टू द एसेट। जो कि ये एसेट है खरीदा गया उन लोन से, उसके साथ ही उनको टाई कर दिया जाता है, एंड विच आर सोल्ड टू द एसपीवी। जो एसेट है उनको एसपीवी को जो बेचा गया था वो एसपीवी को बेच देने के बाद जो बैंक्स थे उनके बैलेंस शीट से वो हटा दिया जाता है। ठीक है, और फिर वो क्या चला जाता है कि वो एसपीवी के पास ही उनकी बैलेंस शीट का फाइनेंसिंग चली जाती है। फिर आता है कैपिटल एडिक्वेसी। बाय रिमूविंग एसेट फ्रॉम देयर बैलेंस शीट, बैंक्स कैन रिड्यूस देयर रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट as capital is typically linked to the size and risk of asset held. This allows them to use the released capital for new lendings. Basically यहाँ पे ये बताया गया by removing the asset from the balance sheet, जैसे कि बैलेंस शीट में से एसेट हटाने पे बैंक्स के पास रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कि इतना आपको मेंटेन करना है, तो वो कम हो जाता है। फिर बैंक्स के पास क्या होता है कि कैपिटल इज टिपिकली लिंक्ड टू द साइज एंड रिस्क ऑफ एसेट हेल्ड। तो जो एसेट है
उनके पास वो रहने के कारण उनका जो कैपिटल है वो बढ़ता है घटता रहता है, साइज के कारण उनका जो एसेट है वो कैपिटल है और एसेट है वो लिंक्ड रहता है, और साइज और रिस्क उनका उसी हिसाब से लिंक्ड रहता है। दिस अलाउ देम टू यूज द रिलीज कैपिटल फॉर न्यू लैंडिंग, जो बचे हुए कैपिटल रिलीज कैपिटल है वो उसको नए लैंडिंग पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि रिस्क ट्रांसफर क्या है कि रिस्क ट्रांसफर में द क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग एसेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ओरिजिनेटर टू द इन्वेस्टर हु बायज द सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटी बाय करते हैं उनको पास ये जो एसेट की जो सिक्योरिटीज़ है, जो एसेट जिन्होंने खरीदा है उनके पास ओरिजिनेटर से जो उनकी सिक्योरिटीज़ है वो इन्वेस्टर की उनके पास चली जाती है। उसके बाद आता है कि इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी, इलिक्विड assets are converted into liquid tradable securities, enhance the overall liquidity of the financial statement system। तो जो illiquid assets थे लाइक जो लोन्स थे उनको लिक्विड या फिर ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यही बताया गया। फिर लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स के कॉस्ट जो हो जाता है वो लोअर हो जाता है। कैसे? ऑफन एन एसपीवी कैन ऑब्टेन अ हायर क्रेडिट रेटिंग फॉर इट्स सिक्योरिटीज ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन क्रेडिट एनहांसमेंट than the originator itself. This allows the SPV to borrow at lower interest rate, which can translate to lower funding cost for the originator। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो SPV है कैन ऑप्टेन हायर क्रेडिट रेटिंग, वो हायर क्रेडिट रेटिंग ऑप्टेन कर सकती है फॉर इट्स सिक्योरिटीज देन द ओरिजिनेटर इटसेल्फ। जो ओरिजिनेटर है उससे ज़्यादा की क्रेडिट रेटिंग SPV होल्ड कर सकती है, और वो क्या करता है SPV को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन उठाने में हेल्प करता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हाई क्रेडिट रेटिंग का हेल्प क्या होता है। एग्जांपल में आता है कि अ बैंक हैज़ थाउजेंड्स ऑफ होम लोन्स ऑन इट्स बुक टू फ्री अप कैपिटल एंड रेज न्यू फंड्स, इट पुल्स सेज 100,000 होम लोन्स एंड सेल देम टू एन SPV। क्या है कि एक बैंक है जिसके पास हज़ारों में होम लोन पड़े हुए हैं उनकी किताब में, तो क्या करते हैं कैपिटल अपनी फ्री करने के लिए वो कुछ हज़ारों में से कुछ एक हज़ार के होम लोन्स को एक पूल बनाती है और वो SPV को भेज देती है। द SPV देन इशूज MBS टू फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। MBS का आगे के मॉर्टेज वाला जो ऊपर आया था कि यहाँ पे है ना मॉर्टेज बेस्ड जो था, ये मॉर्टेज बैक्ड सिक्योरिटीज इनकी बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। देन इशू MBS टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, द मंथली मॉर्टेज पेमेंट फ्रॉम द 1000 हाउस होम ओनर्स फ्लो टू SPV। जो 1000 के जो होम लोन्स दिए हुए हैं उनके जो होम ओनर हैं वो जब पैसा इंटरेस्ट के साथ पे करते हैं तो वो SPV के कैश फ्लो में आता है, विच देन पेज द इन्वेस्टर। फिर वो SPV जो है वो जो पैसा आया है वो इन्वेस्टर्स को पेमेंट कर देती है। द बैंक गेट इमीडिएट कैश फ्रॉम सेलिंग द लोन्स एंड रिमूव्स द लोन फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट, इंप्रूविंग इट्स फाइनेंशियल इशू। क्या करती है बैंक को तुरंत कैश दे देती है और लोन्स को बेचने के बदले बैंक को वो तुरंत पेमेंट कैश दे देती है, ठीक है। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल काउंसलिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन पढ़ लिया, वो समझ में आ गया है, और नहीं आया तो आप हमें कमेंट में कर दें, हम आपको अभी के अभी वो शाम तक उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बता देंगे। फिर उसका आता है फाइनेंशियल काउंसलिंग। फाइनेंशियल काउंसलिंग क्या है? फाइनेंशियल काउंसलिंग और फाइनेंशियल कोचिंग एडवाइजर इज अ प्रोफेशनल services that helps individuals and families manage their money more effectively, achieve their financial goals and overcome financial challenges. It involves providing education, guidance and support on various aspects of personal financing। personal financing पे ये फाइनेंशियल काउंसलिंग क्या करती है? ये एक प्रोफेशनल तरीका है, सर्विस है जो कि इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ की हेल्प करती है उनके पैसे को मैनेज करने में मोर इफेक्टिवली और अपनी फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करने में, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व होता है एजुकेशन, इन्वॉल्व होती है कैसे करना है, गाइडेंस है, सपोर्ट है, ये सब चीज़ें पर्सनल फाइनेंसिंग के लिए फाइनेंशियल काउंसलिंग में इन्वॉल्व होती है। जिसके की एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में जानते हैं कि पहला की एस्पेक्ट आता है कि बजटिंग एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट। क्या होता है कि बजटिंग और एक्सपेंस के जो होते हैं उसको मैनेज करने में क्लाइंट की हेल्प करते हैं। हेल्पिंग क्लाइंट्स क्रिएट एंड स्टिक टू बजट, ट्रैकिंग स्पेंडिंग, आइडेंटिफाइंग एरिया फॉर कॉस्ट रिडक्शन, कहाँ से कॉस्ट बचा सकते हैं उनकी बातें करी जाती है। फिर डेट मैनेजमेंट में क्या है कि एडवाइजिंग ऑन स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एंड एलिमिनेट डेट कम करने की बात करी गई। डेट कैसे आप स्ट्रेटेजिकली डेट को लेना भी है और रिड्यूस भी करना है, तो कैसे एलिमिनेट करें या फिर कैसे स्ट्रेटेजिकली इन्वॉल्व करें, इंक्लूडिंग डेट कंसोलिडेशन, नेगोशिएशन विद क्रेडिटर्स एंड अंडरस्टैंडिंग
रीपेमेंट ऑप्शंस, कैसे रीपेमेंट करना है, इन सब चीज़ के बारे में डेट मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। फिर आता है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, कि गाइडिंग क्लाइंट्स कैसे क्लाइंट्स कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं सेविंग्स को, फिर कौन कौन सेविंग व्हीकल्स हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न उठा सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, रिटायरमेंट प्लान्स है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल गोल सेटिंग, कि किस टाइप का आपका फाइनेंशियल गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए फाइनेंशियल गोल, एग्जांपल बाइंग अ होम, सेविंग फॉर एजुकेशन, ये सब लॉन्ग टर्म में आ गए। इनके बारे में बताया जाता है। फिर आता है क्रेडिट स्कोर इम्प्रूवमेंट, प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव एंड मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट स्कोर, जो हमने ऊपर है क्रेडिट रेटिंग के बारे में पढ़ा, उसी का बताया कि क्रेडिट स्कोर कैसे मेंटेन करना है, आपका एक हेल्दी और अच्छा क्रेडिट स्कोर कैसे मेंटेन किया जाए। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि है कि इंश्योरेंस में आता है, गाइडिंग क्लाइंट्स ऑन अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस कवरेज, लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफोर्सिन रिस्क, जो फ्यूचर में रिस्क आने वाले हैं उन सबको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या कवरेज होनी चाहिए, उसके बारे में रिस्क मैनेजमेंट में इंश्योरेंस में बताया जाता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल लिटरेसी, कैसे आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, एजुकेटिंग क्लाइंट्स ऑफ फंडामेंटल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, कैसे आपकी प्रैक्टिसेस अच्छी होनी चाहिए कि आप फाइनेंशियली अपना जो गोल्स है वो फुलफिल कर सको, जो फंडामेंटल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब के बारे में इसमें बताया जाता है। फिर आता है रोल ऑफ फाइनेंशियल काउंसलर, काउंसलर का काम क्या होता है, फाइनेंशियल काउंसलर एक्ट एज ए एजुकेटर, मोटिवेटर, गाइड्स, दे हेल्प क्लाइंट्स एक्सेस। बेसिकली फाइनेंशियल काउंसलर का एक काम वही होता है कि वो जो अपने क्लाइंट होते हैं उनको एक एजुकेट करना है कि कैसे आप अपने फाइनेंस को बचाएं, कैसे आप उसको सही तरीके से यूज़ करें, आपकी क्या नीड है, क्या वांट्स हैं, क्या गोल्स फुलफिल करने हैं, उन सब के बारे में फाइनेंशियल काउंसलर आपको बताता है, मोटिवेट करता है, कहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही है, आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को, डेवलप एक्शनेबल प्लान्स डेवलप करता है और सब चीज़ें करता है। उसके बाद आता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का क्या प्रोवाइड करती है, कि ये प्रोफेशनल सर्विस होती हैं ऑफर्ड बाय सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर्स। सेबी में जो रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो लोग इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कि क्या करते हैं, मैनेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बड़े बड़े जो इंडिविजुअल्स होते हैं नेटवर्थ जिनकी हाई होती है, उनकी पोर्टफोलियो को मैनेज करने का, उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज करने का काम। एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अनलाइक द म्यूचुअल फंड्स वेयर इन्वेस्टर्स ओन unit of collective pool, in PMS the investor directly owns the securities in their own demat account, but the portfolio manager has the discretion to manage that portfolio। यानी कि PMS में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने ही अकाउंट में रखते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में जो लोग मैनेजर्स होते हैं वो अपने अकाउंट में लेते हैं, बट PMS में क्या होता है कि जो ओनर्स हैं उन्हीं के अकाउंट में और उन्हीं के डिमेट में पैसा रहता है, बट खाली ये जो मैनेजर्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं उनके पोर्टफोलियो मैनेज करने में। उसका जो की फीचर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है उसमें अच्छा खासा, कि एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स होते हैं, मैनेज क्लाइंट्स के जो पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन उनको अच्छे से मार्केट रिस्क रिसर्च करके बताते हैं, एक्सपर्टीज से बताते हैं। उसका आ जाता है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में है कि अनलाइक म्यूचुअल फंड्स PMS ऑफर्स अ हाई डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन। म्यूचुअल फंड में कस्टमाइजेशन का ऑप्शन कम रहता है, जबकि PMS में अच्छा खासा एक ह्यूज डिग्री रहती है कस्टमाइजेशन की। द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इज टेलर्ड टू द क्लाइंट स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स, क्लाइंट के जो स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स है उसके बेसिस पे कस्टमाइज़ किया जाता है कि ये कैसे आपको जो क्लाइंट है उनके जो नीड है, उसके जो फाइनेंशियल नीड है, गोल्स है, उनके ऊपर डिफाइन किया जाता है, ये डिज़ाइन किया जाता है। फिर आता है कि डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़। द अंडरलिंग सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन द क्लाइंट्स डीमेट अकाउंट, प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी एंड डायरेक्ट ओनरशिप। जो हमने ऊपर पढ़ा ही था अभी जस्ट एक मिनट पहले, कि जो सिक्योरिटीज़ होती है वो क्लाइंट के डीमेट अकाउंट में होती है, न कि आप मैनेजर्स अपने डीमेट अकाउंट में रखते हैं। क्लाइंट के डीमेट अकाउंट में होने से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और ओनरशिप उनकी डायरेक्टली रहती है। फिर आता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए वो भी बताते हैं। PMS टिपिकली रिक्वायर्स अ हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, एक मोटा अमाउंट उनको अपने अकाउंट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। एग्जांपल में है कि इंडिया में जो है INR 50 लाख इंडियन कंपनीज, इंडियन इन्वेस्टर्स को कम से कम 50 लाख अपने अकाउंट में रखना पड़ता है, इन केस अगर वो PMS के सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं तो, ठीक है, कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स में कम रखना पड़ता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मैनेजर्स हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंपेयर टू द
स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स में जो गाइडलाइंस है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उसमें बहुत से छोटे छोटे लोगों का पैसा रहता है, जबकि ये पीएमएस में ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है एसेट के एलोकेशन पे और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग पे, वो थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर है रिपोर्टिंग, क्लाइंट रिसीव रेगुलर डिटेल रिपोर्ट्स ऑन देयर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, होल्डिंग एंड ट्रांजेक्शन। क्लाइंट्स क्या करते हैं कि उनके पास एक रेगुलर और डिटेल रिपोर्ट्स आती रहती है अपने पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस के बारे में, कि उनका पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर कुछ टाइप्स होते हैं पीएमएस के, पीएमएस स्ट्रेटेजी के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें आते हैं डिस्क्रिशनरी पीएमएस, द portfolio manager has full discretion to make investment decisions on behalf of clients without needing explicit approval for each transaction। बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पोर्टफोलियो मैनेजर के पास फुल अथॉरिटी रहती है कि वो ईजिली जब चाहें जैसे चाहें क्लाइंट का पैसा विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी अप्रूवल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस। इसमें क्या होता है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं उनको खाली एडवाइस करने का ऑप्शन रहता है, और खाली वो एडवाइस कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट जो आखिरी डिसीजन होता है वो क्लाइंट का ही डिसीजन होता है। फिर होता है एडवाइसरी पीएमएस। इसमें क्या होता है, द मैनेजर सिंपली प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन एंड क्लाइंट एग्जीक्यूट्स द ट्रेड्स देमसेल्फ। क्लाइंट जो है कि वो खुद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। खाली पीएमएस का काम ये होता है कि वो इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बताते हैं कि आपको किस में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर बेनिफिट क्या होता है पीएमएस का ये पढ़ेंगे अभी हम। उसमें आता है पहला है कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट अच्छा है, क्योंकि एक्सपर्टीज़ के साथ प्रोफेशनल जो है वो एक्सपर्ट हैं, तो अच्छा आपका मैनेजमेंट हो जाता है। एक्सेस टू एक्सपर्टीज़ ऑफ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। फिर आता है टेलर्ड अप्रोच। बेसिकली ये पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, इसलिए वो इंडिविजुअल की नीड के ऊपर डिज़ाइन कर दी जाती हैं। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, ये डायरेक्ट ओनरशिप एंड डिटेल रिपोर्टिंग। डायरेक्ट ओनरशिप होती है पर्सन के इंडिविजुअल के अकाउंट में ही उसके पूरे एसेट सिक्योरिटीज़ रहती हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि चांस उसको डर खत्म हो, रिस्क खत्म हो गया, और सारी ट्रांसपेरेंसी है कि उसी के अकाउंट में पैसे हैं। फिर जो अगला है उसमें है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एगिलिटी। मैनेजर्स कैन रिएक्ट क्विकली टू मार्केट चेंजेस। मैनेजर्स के पास क्या होती है, वो इजीली और तुरंत ईजिली फास्ट बेसिस पे क्विकली मार्केट चेंजेस पे रिएक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियल, वो हायर रिटर्न का पोटेंशियल होता है, क्योंकि फोकस्ड चीज़ें होती हैं। ड्यू टू फोकस एंड कस्टमाइज स्ट्रेटेजी द पोटेंशियल ऑफ फॉर आउट परफॉर्मेंस। यहाँ पे फोकस होती हैं चीज़ें और कस्टमर के हिसाब से स्ट्रेटेजी डिज़ाइन होती है, तो एक पोटेंशियल होता है कि वो एक आउट परफॉर्म करेंगी। फिर जो डिफरेंस है म्यूचुअल फंड्स के साथ एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का, वो आता है कि ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है वो पीएमएस में डायरेक्टली ओनरशिप के पास ही रहती है। ओनरशिप जो है इन्वेस्टर्स के पास ही रहती है और उन्हीं के डिमांड में रहती है। जबकि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि इन्वेस्टर ओन यूनिट्स ऑफ फंड्स, नॉट डायरेक्टली सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टर्स के पास जो है वो यूनिट रहते हैं, उनके सारे जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उनका जो एक यूनिट रहता है, न कि सिक्योरिटीज़ ही उनके अकाउंट में रहती है। फिर उसके बाद कस्टमाइजेशन क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, हाईली कस्टमाइज होती है इंडिविजुअल क्लाइंट के बेसिस की नीड पे। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि पूल्ड इन्वेस्टमेंट रहती है, इसलिए कस्टमाइजेशन लो रहती है, लेस कस्टमाइज रहता है। फिर आता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मिनिमम एक ह्यूज अमाउंट में हाई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, लाइक 50 लाख के आसपास इंडिया में होना चाहिए। जबकि म्यूचुअल फंड्स का है कि वो लो पे भी शुरू कर सकते हैं, 500,000 रुपये में आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट स्टाइल का क्या है कि फोकस कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में है कि डाइवर्सिफाइड रहती है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लगे रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी, हाई ट्रांसपेरेंसी है, डायरेक्टली होल्डिंग विजिबल है उनकी, जबकि म्यूचुअल फंड्स में लिमिटेड पीरियोडिक एनएवी नेट एसेट वैल्यू और पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर आता है, उसी के बेसिस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर है रेगुलेशंस, कौन कौन रेगुलेट करते हैं। तो पीएमएस को रेगुलेट करने के लिए जो आते हैं वो सेबी है और पीएमएस प्रोवाइडर है, जबकि म्यूचुअल फंड्स में जो सेबी है वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू रेगुलेट करी जाती है, जबकि पीएमएस में पीएमएस प्रोवाइडर के थ्रू खत्म होती है। तो गाइज़ यहाँ पे आपका यूनिट 4 जो है वो भी ख़त्म हुआ। यहाँ पे आपका जो गाइस यूनिट 4 है वो पूरा ख़त्म होता है। तो
अब हम लोग नेक्स्ट जो यूनिट 5 है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी नीड्स हैं आपको कि आपको कौन सा पढ़ाई करने, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में डिफ़िकल्टी आ रही है, हमारे पास टीचर्स हैं, हम उनसे आपको वीडियो रिकॉर्ड करके लाइव करवा देंगे। तो जो भी आपको नीड है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और उनके बाद आपको मिल जाएगी। तब तक शुक्रिया, आप अपना कंप्लीट करें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।